नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हो आप सब? मैं सागर मौर्य वाईसीटी बुक्स ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की क्लास का हमारा मेन टॉपिक है सॉइल, भारत की मिट्टी। भारत की मिट्टी जो चैप्टर है आपके एग्जाम में यूपी पीसीएस, यूपीएससी और एसएससी, यूपी आरओ और हाईकोर्ट का आरओ 3 से 4 क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में इससे बनते हैं। और आप पिछले 10 साल का ट्रेंड देख लीजिए कि सॉइल से क्वेश्चन आने की जो प्रवृत्ति है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि सॉइल एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर एक चीज पे इंक्लूड है, कहीं प्रत्यक्ष रूप से तो कहीं अप्रत्यक्ष रूप से। तो हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। भारतीय मृदा। भारत की मृदा क्या है? पृथ्वी की ऊपरी परत जो पौधों और वनस्पतियों के विकास के लिए प्राकृतिक पोषक तत्वों की उपलब्धि, या यूं कहो कि पौधों और वनस्पतियों के विकास के लिए प्राकृतिक स्रोत के रूप में खनिज तत्वों और जल और साथ ही साथ अन्य खनिज लवणों को प्रदान करती है या प्रदान करने में सहायक होती है, उसको मृदा कहते हैं। और अब एक चीज देख लेते हैं, मृदा में क्या क्या शामिल होता है। मृदा में शामिल पदार्थ, इस पे ह्यूमस, ह्यूमस या कार्बनिक पदार्थों की मात्रा जो है 5 से 10%, 5 से 10%। और खनिज तत्वों की बात करें ये 40 से 45%। और जल की बात करें लगभग 25%, लगभग 25%। और मृदा में वायु कितनी पाई जाती है? लगभग ये 25% इसकी मात्रा होती है। तो ये रहे मृदा में पाए जाने वाले पदार्थों की मात्रा। और साथ ही साथ अब बात आती है खनिज तत्व। खनिज तत्वों की बात करें, जिसमें से खनिज तत्वों को जो सॉइल में मृदा में पाए जाते हैं उनके 3 श्रेणी में बांटा गया, प्राथमिक, सेकेंडरी और तृतीयक या टर्शरी। प्राथमिक में आते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। और द्वितीयक में आते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और साथ साथ सल्फर आता है। पोषक तत्वों की बात करें प्राइमरी नाइट्रोजन, फास्फोरस और साथ साथ पोटाश। और सेकेंडरी जो आते हैं उसमें आता है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। और टर्शरी की बात करें, इसमें है बोरान, क्लोरीन और कॉपर, जिंक, ये एक्सेट्रा। ये रहे पोषक तत्व जो मृदा में पाए जाते हैं, जो पौधों या वनस्पतियों के विकास में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। अब बात कर ले पौधों के विकास में सबसे सहायक, अगर कौन से मिट्टी का जो है पीएच मान कितना होना चाहिए। अगर किसी पौधों के विकास के लिए बात करें, पीएच मान मृदा का पीएच मान की बात करें, ये सर्वोत्तम होता है 6.0 से 7.0। ये पीएच मान पौधों के विकास के लिए सबसे सहायक होता है। और अब बात कर लेते हैं तीसरे पे
कि मृदा परिच्छेद का, क्योंकि मृदा एक लेयर में होती है, ऊर्ध्वाधर लेयर। ऊर्ध्वाधर लेयर में मृदा की विभिन्न परतों के ऊर्ध्वाधर स्तरों में सामूहिक विन्यास को ही मृदा परिच्छेद का कहते हैं। सॉइल प्रोफाइल की बात करें, सॉइल प्रोफाइल मृदा की विभिन्न परतों का ऊर्ध्वाधर सामूहिक विन्यास को मृदा परिच्छेद का या मृदा सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। इसको जो है 3 श्रेणी में बांटा गया है। पहला लेयर है ओ लेयर या ओ स्तर, और दूसरा है ए, और तीसरा है बी, और लास्ट जो संस्तर बनता है वो है सी। ये है सी स्तर। इसमें से अब यहां पे बात करें ओ लेयर प्राथमिक लेयर, ये जमीनी स्तर पर कार्बनिक पदार्थों की उपलब्धि या पौधों को या वनस्पतियों को प्राथमिक स्तर पर कार्बनिक पदार्थों को उपलब्धि कराती है। ओ लेवल। और ए लेवल की बात करें, ए लेवल ये ऊपरी मृदा, इसको जो है ऊपरी मृदा कहते हैं, और ये काले भूरे रंग की होती है। इसका जो रंग जो है काला रंग होता है। और पौधों की अधिकांश जड़ें ए लेवल में ही, ए संस्तर में ही सबसे ज्यादा पौधों की सबसे ज्यादा जड़ें सबसे ज्यादा जड़ें ए संस्तर में पाई जाती हैं। और बी संस्तर की बात करें, ये बी संस्तर या सेकेंडरी, इस पे जो है इस क्षेत्र को जल संचयन क्षेत्र कहते हैं। जल संचयन क्षेत्र। और सी संस्तर को ये पथरीला होता है। तो ये रही मृदा परिच्छेद का या सॉइल प्रोफाइल। अब बात करते हैं मृदा का वर्गीकरण। मृदा का वर्गीकरण 2 भागों में। पहला उसका मृदा की उत्पत्ति के आधार पर, और साथ ही साथ दूसरा जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कितने भागों में भारतीय मृदा को बांटा गया है। तो मृदा का वर्गीकरण, इस पे पहले देख लेते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर मृदा को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है क्षेत्रीय। क्षेत्रीय जिसको जोनल सॉइल, और दूसरा है अक्षेत्रीय। अक्षेत्रीय आजोनल सॉइल, और तीसरा है अंतःक्षेत्रीय। अंतःक्षेत्रीय इसको कहते हैं इंट्रासोयल। इंट्राजोनल।
और अब बात करते हैं क्षेत्रीय मृदा। क्षेत्रीय मृदा जिसपे क्षेत्रीय मृदा ऋतु चट्टानों मतलब क्षेत्रीय चट्टानों की जिनमें गुण या विशेषताएं पाई जाती हैं उनको क्षेत्रीय मृदा कहते हैं। जोनल सॉइल, इस पे आती है लाल मृदा, काली मृदा, लैटेराइट और मरुस्थली। एग्जाम्पल इसके देख लें। लाल, काली और लैटेराइट और साथ ही साथ मरुस्थली। मरुस्थली ये जोनल सॉइल। और अजोनल सॉइल की बात करें, क्षेत्रीय, ऐसी मृदा जिसके जो नदियों द्वारा बहा कर लाई जाती है एक स्थान से दूसरे स्थान पे, उसको अक्षेत्रीय मृदा कहते हैं। जैसे जिसपे खादर या बांगर, आपने अक्सर सुना होगा खादर सॉइल और बांगर सॉइल। तो इसका एग्जाम्पल देख ले। इसका एग्जाम्पल जो है जलोढ़ मृदा, जलोढ़, जलोढ़ मृदा। और एक और बात कर ले, अक्षेत्रीय, अंतर क्षेत्रीय, सॉरी, इंट्राजोनल। इस पे जो है इसका एग्जांपल देख ले, चूना पत्थर, चूना पत्थर, ये इंट्राजोनल सॉइल का एग्जांपल हो गया। अब देख लेते हैं दूसरा वर्गीकरण जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा भारतीय मृदा को बांटा गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ये इसके द्वारा जो है भारतीय मृदा को 8 वर्गों में या 8 भागों में बांटा गया है, जिनमें से 8 वर्गों में बांटा गया है, जिनमें से पहला बृहद, बृहद और सात बृहद समूह वाले और लघु समूह वाले, बृहद समूह और लघु समूह। और इसके एग्जाम्पल देख ले। बृहद वाले में जलोढ़, जलोढ़ हो गई, लाल, काली और लेटेराइट मिट्टी, ये बृहद सॉइल का एग्जाम्पल है। और साथ ही साथ लघु में देख ले, पर्वतीय और मरुस्थली, पीठ, ये लघु समूह वाले सॉइल की श्रेणी में आते हैं। मरुस्थली, पीठ, एक्सेट्रा। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसका कभी कभार एग्जाम में पूछता है हेडक्वार्टर। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में है। और अब हम बढ़ते हैं भारतीय सॉइल। भारतीय सॉइल जिसको 8 वर्गों में भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा डिवाइड किया गया, जिसमें पहला है जलोढ़। पहली सॉइल है जलोढ़, ये हल्के भूरे रंग की होती है। जलोढ़, ये इसका रंग की बात करें, हल्के भूरे रंग की, हल्के भूरे या हल्का धूसर रंग, हल्के धूसर रंग।
और ये भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 22% क्षेत्र पे लगभग 22% भाग पर 22% भौगोलिक क्षेत्र पर यह मिट्टी भारत में पाई जाती है। और इसका अगर विस्तार देख लें, उत्तर भारत का विशाल मैदान और साथ साथ पश्चिमी घाट पर्वत का पश्चिमी छोर और डेल्टाई क्षेत्र। विस्तार उत्तर का विशाल मैदान, डेल्टाई क्षेत्र, और साथ साथ पश्चिमी घाट पर्वत। और इस पे बात करें, खादर, जो अभी मैंने आपको बताया, खादर एंड बांगर। दो श्रेणियां हैं। बांगर पुरानी जलोढ़ को कहते हैं और खादर नई जलोढ़ को। नई जलोढ़ को खादर मृदा कहते हैं। और इस पे अगर कार्बनिक पदार्थों की बात करें तो इस पे नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है, और साथ ही साथ चूने का अंश पर्याप्त मात्रा में और साथ साथ पोटास की मात्रा अधिकतर पाई जाती है। इसीलिए सबसे उपजाऊ मृदा की बात करें तो जलोढ़ मृदा सबसे ज़्यादा उपजाऊ मृदा के रूप में ये साबित होती है। भारत में सबसे ज़्यादा उपजाऊ मृदा जलोढ़ मृदा ही है। और दूसरी बात करें, दूसरी है लाल मृदा। लाल पीली मृदा। इसकी बात करें, यह भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 18% भूभाग पे इसका विस्तार है। लगभग 18% भूभाग पर। और इसका जो है रंग की बात करें, इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड, लोहे के ऑक्साइड की उपलब्धता के कारण इसका रंग लाल दिखाई देता है। और पीले रंग, अगर ये पीले रंग की बात करें कि इसको पीले मिट्टी भी कहते हैं, पीले मिट्टी तब यह पीले रंग की तब दिखाई देती है जब यह जल योजित होती है। लोहे के ऑक्साइड, ऑक्साइड के कारण लाल और पीली रंग की दिखाई देती जल योजित रूप में। जल योजित रूप में ये पीले रंग की दिखाई देती है। और इसके जो कार्बनिक पदार्थों की बात करें, इस पे नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। और साथ ही साथ इसका जो है, इस पे पोटाश की मात्रा अधिकतम होती है। पोटाश इस पे अधिकतम मात्रा में पाई जाती है। और इसका विस्तार देख लें, विस्तार तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा आदि क्षेत्रों में इसका विस्तार है। और ये अगर फसलों की बात करें, इस मृदा में मोटे अनाज, तिलहन, दलहन फसलों का उत्पादन किया जाता है। और तीसरी बात करें, तीसरी मृदा है काली मृदा। काली मृदा को काली कपासी मृदा भी कहते हैं। काली कपासी मृदा या इसको रेगूर रेगूर सॉइल भी कहते हैं। और इसकी बात करें, ये भारत के लगभग 15%, 15.2% भूभाग पर यह मृदा पाई जाती है। लगभग 15% भूभाग पर
काली मृदा पाई जाती है। और इसका विस्तार देख लें, ये एक क्षेत्रीय मृदा है। एक चीज और देख, क्षेत्रीय मृदा, ये क्षेत्रीय मृदा है। और इसका विस्तार देख लें, महाराष्ट्र के साथ साथ दक्षिण पूर्व गुजरात, उत्तरी कर्नाटक और पश्चिमी मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ क्षेत्र में ये मिट्टी का विस्तार है। और इसका रंग जो है, बात करें गहरे से काला रंग की बात करें, गहरे से हल्का, गहरे से हल्का लाल भूरा रंग या काला रंग होता है। और इस पे जो है लोहा और एल्युमिनियम के टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट की उपलब्धता के कारण ये मिट्टी काले रंग की दिखाई देती है। और ये मिट्टी की बात करें, ये मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है, खासकर कपास की फसल उत्पादन के लिए। और एक चीज़ और इस पर ध्यान दीजिएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट, कि कभी कभार एग्जाम में घुमा के पूछ लेता है कि वो कौन सी मिट्टी है जिनमें जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है, या जो मिट्टी सूखने पे बड़ी बड़ी दरारें पैदा करती है, तो वो है काली मिट्टी। इसके जो है जल धारण क्षमता सबसे अधिक है, और साथ साथ जब ये सूख जाती है तो लंबी दरारें पैदा करती है। और इस पे खनिज पदार्थों की बात करें, लोहा हो गया, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और चूने की अधिकता होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है काली मृदा में। और आगे बढ़ते हैं, अगले ही है लैटेराइट। लैटेराइट मृदा, लैटेराइट मृदा भारत की लगभग 4% भूभाग पर, लगभग 4% भूभाग पर, या कहीं कहीं पे आपको मिल जाएगा 3.7% भूभाग पर लैटेराइट मृदा पाई जाती है। ये अधिकांश लैटेराइट मिट्टी की जो है अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। और इसके विस्तार की बात करें तो लैटेराइट मृदा का सबसे ज़्यादा विस्तार केरल राज्य में पाया जाता है। और साथ ही साथ ये मृदा पश्चिमी घाट पर्वत के पूर्वी छोर पर और राजमहल की पहाड़ियाँ, साथ ही साथ कर्नाटक और उड़ीसा और मेघालय का पठार, इस क्षेत्रों में यह लैटेराइट मृदा पाई जाती है। और इसके रंग की बात करें, ये रंग लाल रंग की होती है, लाल रंग। लोहे के ऑक्साइड के उपलब्धता के कारण इसका रंग लाल दिखाई देता है। और इस पे बात करें कार्बनिक पदार्थों की, तो इस पे पोटास हो गया, चूना हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इसकी अधिकता होती है, मतलब सॉरी, इसकी कमी होती है। चूने की मात्रा जो है, चूने की मात्रा में कमी के कारण ये अम्लीय मृदा होती है। और एक चीज और, ये अम्लीय होने के साथ साथ इसकी प्रकृति जो है, प्रकृति अम्लीय है चूने की कमी के कारण। अम्लीय होने के लिए के कारण ये मृदा चाय की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है, चाय की खेती। चाय की खेती और विस्तार मैंने अभी आपको बताया ही, केरल में सबसे ज्यादा लैटेराइट मृदा का सबसे ज्यादा विस्तार केरल में, और साथ ही साथ राजमहल की पहाड़ियाँ कर्नाटक और पश्चिमी घाट पर्वत का पूर्वी छोर, और साथ ही साथ उड़ीसा का पठारी क्षेत्र, मेघालय का पठार, इन क्षेत्रों में लैटेराइट मृदा पाई जाती है। और अब आगे बढ़ते हैं, अगली मृदा है पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा, पर्वतीय मृदा की बात करें, ये इसको एक नाम और दिया है, वनीय मृदा। वनीय मृदा ये पहाड़ों की या पर्वतों की ढालों में विकसित होती है, और ये पतली परत होती है, पर्वतों की ढाल में।
और ये पतली पतली लेयर इसकी होती है और इस पे जीवाश्म की अधिकता होती है और साथ साथ ये मृदा का जो प्रकृति होती है अम्लीय प्रकृति की होती है, अम्लीय प्रकृति की होती है और इसमें पोटाश पोटाश हो गया, फास्फोरस हो गया और चूने की कमी होती है और साथ साथ उर्वरा शक्ति भी कम होती है, जिसके कारण ये पहाड़ी ढालों में बागानी खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है। बागानी कृषि, जिसपे बागानी कृषि के अंतर्गत आती है चाय हो गया, चाय, कहवा, मसाले और फलों की उत्पादन के लिए। और आगे बढ़ते हैं मरुस्थलीय मृदा। छठा है मरुस्थलीय। मरुस्थलीय मृदा की बात करें, यह मृदा क्षेत्रीय मृदा है। क्षेत्रीय मृदा है और ये इसमें लोहा, फास्फोरस की मात्रा, फास्फोरस, नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। और इसका विस्तार देखें तो भारत में राजस्थान का क्षेत्र और भारत में राजस्थान का क्षेत्र और ये जो है इसके इस पे जो है मोटे अनाज, जिसपे मोटे अनाज, तिलहन, दलहन की कृषि की जाती है। और इसकी प्रकृति की बात करें, क्षारीय प्रकृति होती है, क्षारीय प्रकृति की ये मिट्टी होती है। और आगे बढ़ते हैं, अगली हमारी मिट्टी है लोहड़ी या क्षारी। लोहड़ी या क्षारी, इसकी बात करें, ये अंतर क्षेत्रीय मृदा है। अंतर क्षेत्रीय मृदा है और ये शुष्क जलवायु में पाई जाती है और साथ ही साथ इसे रे या ऊसर या कलर के नाम से जानी जाती है। रे, इसका अन्य नाम देखें, रे, कलर या ऊसर, ऊसर कहा जाता है। और इस पे नाइट्रोजन और चूने की कमी होती है और साथ ही साथ ये इसका अगर विस्तार देखें, समुद्र तटीय क्षेत्रों में जहां उच्च ज्वार के कारण नमकीन पानी भर जाता है समुद्र का, या यूं कहूं समुद्र तटीय क्षेत्रों में जहां उच्च ज्वार उत्पन्न होते हैं, उसके जिसके कारण समुद्र का पानी भर जाता है, वहां पे इस मिट्टी का विकास होता है। और इसके यहां पे कृषि की बात करें, नारियल की कृषि, नारियल की खेती की जाती है। और लास्ट एक हमारी बचती है पीट मृदा, पीट मृदा या जैविक मृदा। पीट मृदा, इसको जो है जैविक मृदा भी कहते हैं। जैविक मृदा भी कहते हैं। और इसकी बात करें, ये दलदली क्षेत्रों में इसका निर्माण होता है और साथ ही साथ ये काली, भारी और काफी अम्लीय प्रकृति की होती है। दलदली क्षेत्रों में इसका विकास होता है। और इसकी प्रकृति की बात करें, ये अम्लीय प्रकृति की होती है और ये काली और भारी काले रंग की दिखाई देती है, काले रंग की दिखाई देती है। और ये मुख्यतः रंग की बात करें, ये काला रंग, और ये इसके क्षेत्र की बात करें, केरल और साथ ही साथ सुंदरवन, केरल राज्य और सुंदरवन, सुंदरवन क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है। तो ये रही एक छोटी सी क्लास। मैं आशा करता हूं ये क्लास आपको बेहतर ढंग से समझ आएगी
और ये क्लास आप सीरियसली इस क्लास को आप फोकस कीजिएगा, क्योंकि हर एक एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं और हर एक साल पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं होती हैं। तो ये क्लास आपको बेहतर ढंग से समझ आए तो प्लीज़ हमारे YCT बुक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ मैं क्लास खत्म करने की इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।